गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार जो भी प्यारा सा बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। फटाफट से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चा हो, सॉरी शेयर तो नहीं हो सकता, ठीक है, लाइक में नहीं हो सकता, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर वे से हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो देन उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। एक बार जुड़ जाएं भाई सारे के सारे बच्चे। और लास्ट क्लास में जहाँ तक मेरे को ध्यान है, हम पढ़ रहे थे मुगल वंश में किसके बारे में? हम पढ़ रहे थे अकबर के बारे में। गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम सर मोहम्मद आदिल। चलिए भाई, राम राम भाई सभी को, राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे किसके बारे में भाई? अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। और अकबर शासक कब बनता है? 1505 से 1606 तक। इसकी अगर हम बात 1605 तक ये बनता है, 1556 से लेके। अकबर की अगर बात की जाए, इसकी हम चर्चा करें भाई, तो लास्ट क्लास में हमने अकबर के कहां तक पढ़ लिया था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि अकबर बैरम खां को क्या कर देता है? हज यात्रा पे भेज देता है। अकबर क्या करता है भाई? बैरम खां को हज यात्रा पर भेज देता है। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब इन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे भाई। यहां से आगे लिखेंगे बैरम खां को मार दिया था जी हल्दी घाटी का वोर। सर हल्दी घाटी का वोर, हल्दी घाटी का वोर 1576 के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर का नेतृत्व तो मान सिंह ने किया था। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम चर्चा करते हैं, चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो अकबर है वो क्या कर देता है? बैरम खां को हज यात्रा पर भेज देता है भाई। क्या कर देता है? बैरम खां को हज यात्रा पे भेजता है। अब बैरम खां को हज यात्रा पे भेज दिया किसने? अकबर ने भेज दिया जी। कब की बात है? 1562 की बात है भाई। और 1562 में बैरम खां की हत्या कौन करवा देता है? सर आदम खां करवा देता है भाई। आदम खां क्या करवा देता है? बैरम खां की हत्या करवा देता है भाई। बैरम खां की हत्या से आपसे पूछ लिया जाए कब करवाई, तो ये करवाई 1562 में। आदम खां के द्वारा क्या की गई थी? हत्या करवा देता है भाई मुबारक खां लोहानी के द्वारा, इसकी करवा दी हत्या। अब हम आगे बढ़ाए चीजों को, थोड़ा सा आगे लेके चले। तो इस बैरम खां की एक धर्म पत्नी हुआ करती थी भाई। इसकी एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सलीमा बेगम। कौन हुआ करती थी भाई? सलीमा बेगम धर्म पत्नी हुआ करती थी किसकी? बैरम खां की। तो सलीमा बेगम क्या करती है? भागी भागी आती है अकबर के पास और अकबर को कहती है कि महाराज अब मेरा क्या होगा? मैं किसके भरोसे अपना जीवन यापन करूंगी? मैं कहां पे जाऊं? मेरे तो परमेश्वर चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें की तो सलीमा बेगम को अकबर बोला मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? चलिए हम दोनों क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। तो सलीमा बेगम ने और अकबर ने क्या कर ली भाई? बैरम खां की मृत्यु के बाद क्या कर लेते हैं? शादी कर लेता है। यहां पे हम बात करें, बैरम खां और सलीमा बेगम का एक पुत्र हुआ करता था भाई, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अब्दुर रहीम खान खाना भाई। क्या नाम है? अब्दुल रहीम खान खाना भाई। अब्दुल रहीम खान खाना की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करेंगे भाई, इसको हम आगे लेके चलेंगे। तो ये एक पुत्र है किसका? बैरम खां का और सलीमा बेगम का। इसको अकबर क्या कर देता है? अपने नवरत्नों के अंदर शामिल कर देता है। और अब्दुल रहीम की बात की जाए, खान खाना इसको उपाधि दी गई थी और बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी गई थी। जो अब्दुल रहीम था ना, इनकी शादी के बिल्कुल खिलाफ था, ये बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था इनकी शादी के, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया भाई? उसके बावजूद भी शादी यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब्दुल रहीम की एक नहीं सुनी, अपने पुत्र की सुनी नहीं, सलीमा बेगम ने शादी यहाँ पे करने का काम किया गया। ठीक है, क्लियर हुई बातें यहाँ तक?
अभी क्लास स्टार्ट हुई है मेरा प्यारा बच्चा, और अभी हमने भी सिर्फ 4-5 पॉइंट पढ़े हैं जो कल रिपीट किए थे। बैरम खां हज यात्रा पे चलता है तो आदम खां इसकी हत्या करवा देता है। उधर बैरम खां की पुत्री उसकी बैरम खां की बेगम धर्मपत्नी सलीमा बेगम शादी कर लेती है अकबर से। और अब्दुल रहीम खान खाना की बात करें हम, जो बैरम खां का और सलीमा बेगम का पुत्र हुआ करता था, शादी के खिलाफ था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं सुनी इसकी और शादी करने का काम यहाँ पे किया गया। क्लियर है बातें? ये चीजें आप लोगों को क्लियर है तो बताओ एक बार फटाफट से भाई। ठीक है जी, क्लियर होगी। अब हम चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे भाई, और आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे और क्या क्या पॉइंट यहाँ पे बन सकता है इसकी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इनकी शादियां हो जाती है भाई। अब हम बात करें इस अकबर की भाई, या फिर एक बार बात कर लेते हैं सलीमा बेगम थी कौन। जो सलीमा बेगम थी ना, इसकी हम बात करें, चर्चा करें। ये सलीमा बेगम अकबर के बुआ की लड़की हुआ करती थी, और कहा जाता है कि अकबर इसको प्रेम किया करता था, अकबर इससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में फिर पता चला अकबर को कि ऐसे ऐसे सलीमा बेगम को जो बैरम खां है वो पसंद करने लगा। और अकबर ने सोचा कि इस बैरम खां के मुगल राज पे बहुत सारे भाई उपकार हैं, बहुत सारे काम कार्य किए हैं, तो इसलिए इनका उपकारों को उतारने के लिए क्या कर दिया था इसने, बैरम खां की शादी करवा दी थी किससे, सलीमा बेगम से। लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना, एक दिन लौट के आता है। कहते हैं ना कि वो अगर सच्चा प्यार है तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, तो मिलाने में लग गई। यहाँ पे बैरम खां की हत्या कर दी कायनात ने, ठीक है। और सलीमा बेगम की शादी हो गई किसके साथ, अकबर के साथ। अंजलि यू आर रियली ग्रेट सर, सच्ची में मजाक तो नहीं कर रही, वैसे ही मजाक कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम बात करें, चर्चा करें भाई अकबर। अब बैरम खां से क्या हो गया भाई, बैरम खां की मृत्यु होगी और अकबर हो गया बहुत ज्यादा परेशान। अकबर हर समय क्या रहता है भाई, परेशान रहता है। अकबर को कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या तो करूं क्या नहीं करूं। इधर ये बेचारा हरम से निकल के आया था 1560 से 1562, पेटीकोट के शासन से निकल के आया था, सोचा था साम्राज्य को संभालूंगा, लेकिन एक झटका फिर मिल गया। जो बैरम खां था इसकी क्या कर दी गई भाई, हत्या कर दी गई। तो अब जैसे इसकी हत्या हुई तो अकबर ने सोचा यार तू ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो ये इसने विचार किया कि कोई भी हम काम करते तो उसके अंदर मन ही नहीं लगता। तो अकबर ने विचार किया कि हम चलो कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। क्या विचार बनाया अकबर ने, अकबर ने विचार बनाया कि चलो कहीं पे बाहर घूमने चलते हैं, और बाहर से फिर आके फिर क्या करेंगे, फिर अपने साम्राज्य को संभालेंगे और फिर हो सकता है हम अच्छे से शासन कर पाए। तो अकबर ने योजना बनाई भाई, कल सुबह हम कुल्लू निकलेंगे। योजना बनाई भाई, मनाली के लिए निकलेंगे। योजना बनाता है कुर्ग जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे, दकड़ी जगह जाएंगे। हर रोज बेचारा योजना तो बनाता है कि भाई जाएंगे घूमने फिरने के लिए, उसके बाद आके साम्राज्य भी तो चलाना है। लेकिन हर रोज सुबह उठता है तो जब स्कीम फेल हो जाती है और दिमाग खराब हो जाता है कि जी नहीं, कहीं नहीं जा रहे हम, तो अकबर क्या कर देता है भाई, फिर टाल कर देता है, नहीं बात बन रही। फिर बेचारा पूरे दिन सोचता है क्या करूं, कहां पे जाऊं, फिर योजना बनाता है, लेकिन अगले दिन फिर वो विफल हो जाती है। तो फिर क्या होता है, एक दिन अकबर सोया हुआ था भाई, अकबर सोया हुआ था, अकबर को एक सपना आता है। अकबर को क्या आता है, सपना आता है। और सपने में कौन आता है भाई, सपने में आते हैं अजमेर वाले ख्वाजा साहब। कौन आते हैं सपने में, सपने में आते हैं अजमेर वाले ख्वाजा साहब भाई। कौन आते हैं सपने में, सपने में आते हैं अजमेर वाले ख्वाजा साहब। किसके सपने में आए भाई, अकबर के सपने में आए। अकबर ने सोचा कि यार इतना बड़ा संत महात्मा और मेरे सपने में आया, इसका लॉजिक क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही खतरनाक लॉजिक हो सकता है, इतना बड़ा संत महात्मा मेरे सपने में आया तो इसका तो जरूर कोई ना कोई औचित्य होगा। तो अकबर ने फैसला किया कि चलो हमें यात्रा तो करनी ही थी, तो चलो हम यात्रा करते हैं, हम चलेंगे अजमेर, साथ में दर्शन के दर्शन हो जाएंगे, महाराज के दर्शन हो जाएंगे और यात्रा की यात्रा भी हो जाएगी। तो ये विचार किए जाते हैं किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और अकबर निकल पड़ता है कहां के लिए, अजमेर के लिए निकल पड़ता है। सोनिया सर आपकी हिस्ट्री तो अब एक सीरियल की तरह लगने लगी है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, रियली सर बहुत बढ़िया करवाते हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे अकबर का दिमाग शांत हुआ और अकबर ने फैसला किया कि चलो जी अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम जाएंगे अजमेर।
दर्शन के दर्शन हो जाएंगे, यात्रा की यात्रा हो जाएगी, और उसके बाद आने के बाद हम दोबारा से अपने काम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो भाई, एग्जाम है महीने के बाद, फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है कि ना पढ़ने का मन करता ना। और लड़के लोग तो हैं जो कभी बियर वियर पी लेते कभी कभार, तो वो दुख में क्या करेंगे, 2-4 बियर चढ़ाएंगे, एक दिन जम के पियेंगे और सोचेंगे फिर अगले दिन फिर शुरू करेंगे। तो ऐसे ही भाई बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे होती हैं। तो ऐसे ही इसने भी किया भाई, बाहर घूम फिर के आएंगे तो दिमाग थोड़ा सा शांत होगा। ठीक है। अब्दुल रहीम बैरम खां का और सलीमा बेगम का पुत्र हुआ करता था भाई। सीईटी कब होगा, दिसंबर के अंदर होने की पूरी पूरी उम्मीद है, जनवरी तक जा सकता है। ठीक है, जनवरी तक जाएगा, इसमें कोई दो राया नहीं है। ठीक है, जनवरी के मिड में आपका हो जाएगा, यानी कि जनवरी आपके पास लास्ट है। तो अब हम बात करें, चर्चा करें, चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और आगे बढ़ा के हम बात करेंगे भाई। तो ये जब जो अकबर है ये निकल पड़ा अजमेर के लिए और रास्ते में पहुंचता है, तो रास्ते में एक रियासत है और उस रियासत का नाम क्या है, उस रियासत का नाम है आमेर रियासत। कौन सी रियासत है भाई, आमेर रियासत है। कौन सी रियासत है, आमेर रियासत है। और आमेर रियासत का जो राजा है वो कौन है भाई, इसका जो राजा है वो है राजा बागमल भाई। कौन सा राजा है, राजा बागमल भाई, या इसी को बोला जाता है राजा बिहारी मल। क्या बोला जाता है इसको, बागमल बोला जाता है या फिर बोला जाता है इसको बिहारी मल भाई। क्लियर होगी। मोनिका बेटा आपके कमेंट भी मेरे को शो हो रहे हैं, तो आप बड़े अपने कर कमलों से, अपने हाथों से क्या करें, कमेंट लिखे, जो भी डाउट है आपका पूछिए, मैं बताने के लिए तत्पर तैयार खड़ा हूं। तो राजा बांगमल कौन हुआ करता था, आमेर रियासत का राजा हुआ करता था। लेकिन जो राजा बांगमल था ना, इसके साम्राज्य में चला हुआ था भाई गृह युद्ध। क्या थी, गृह युद्ध चला हुआ था, गृह कले चली हुई थी, यहाँ पे भाई भाइयों का झगड़ा हो रहा था, इधर कोई बाहर वाला आके इनको बजा देता था। तो राजा बांगमल बड़ा परेशान था और राजा बांगमल बिल्कुल तंग आ गया था। राजा बांगमल ने विचार किया कि भाई मेरे को है ना किसी बड़ी शक्ति का अगर सहारा मिल जाए ना तो बात बन सकती है, तो अपना साम्राज्य संभाला जा सकता है। और इस समय अगर बात की जाए भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, इस समय की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो सबसे बड़ी जो रियासत है वो कौन सी है भाई, सबसे बड़ी शक्ति जो है वो कौन है भारतवर्ष में, तो सबसे बड़ी शक्ति जो इस समय है भारतवर्ष में है वो है अकबर भाई। कौन है, अकबर है। ठीक है, तो यहां पे अकबर सबसे बड़ी शक्ति है और बागमल बहुत विचार लाता है भाई, अकबर से मिला जाए, उससे सारी बातें बताई जाए। तो फिर यहां पे अकबर को पता चला कि अकबर तो ऐसे ऐसे कहां पे जा रहा है, अजमेर में जा रहा है ख्वाजा साहब के दर्शन करने के लिए। तो बागमल ने यहां पे फरमान जारी कर दिया कि जैसे ही अकबर इस आमेर रियासत के अंदर पहुंचे, तो आमेर रियासत के अंदर आते ही क्या करें भाई, उसको रोक लेना, मेरे को उससे क्या करनी है, बात करनी है। तो कहा जाता है कि जैसे ही आमेर रियासत के अंदर अकबर पहुंचता है तो अकबर को रोका जाता है और बागमल उनसे मुलाकात करता है। और बागमल मुलाकात करके उनको अपने सारे दुखड़े सुनाता है कि महाराज ऐसे ऐसे बात हो रखी है, बताओ ना क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए मेरे को। तो अपने दुखड़े सुनाता है किसको, अकबर को। अकबर कहता है कि महाराज आप टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, टेंशन ना लो किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो यहां पे राजा बागमल की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है कौन, अकबर भाई। राजा बागमल की सहायता करने के लिए क्या हो जाता है, अकबर तैयार हो जाता है भाई। अकबर हो गया इसकी सहायता करने के लिए तैयार, बिना किसी संधि शर्त के। तो अब बागमल ने सोचा कि यार ये बंदा बहुत ग्रेट है वास्तव में, इसने देख तेरी सहायता करने का जिम्मा ले लिया और किसी भी प्रकार का इसने कोई लालच नहीं रखा, कोई संधि नहीं करी, कोई शर्त नहीं करी। तो अकबर के साथ तो क्या करनी पड़ेगी, दोस्ती को मजबूत करना पड़ेगा। और दोस्ती मजबूत करनी है तो अमरपुरी का एक डायलॉग है कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दो, दोस्ती को रिश्तेदारी के अंदर बदल दो भाई। ये क्या है यहाँ पे, ये विचार रहे किसके, राजा बागमल के। तो अकबर के सामने बागमल क्या करता है, अपनी पुत्री की शादी का प्रस्ताव रख देता है कि महाराज आप मेरी पुत्री से क्या कर लीजिए, शादी कर लीजिए। तो बागमल ने क्या विचार रखा कि मेरी पुत्री से आप क्या कर लीजिए, शादी कर लीजिए। जैसे ही शादी का विचार अकबर ने सुना, अकबर फट खड़ा हुआ।
और खड़ा होकर बागमल के हाथ जोड़ने लग गया। बोला महाराज मन ने माफ कर दे यार, मेरे से गलती होगी, तेरे दो मैं आ गया, आगे तो ध्यान रखूंगा, मैं कौन आऊं तेरे दो। बोला महाराज क्या बात होगी? तो फिर ये अकबर कहता है कि महाराज बात यह होगी, 2 साल तो हरम में पड़ा था 1 लाख औरतों के साथ, उनते पेंडा छुटा के आया हूं, और तो गले एक और लाने की कवे है, तुर्की शादी भी करवाने की कवे, भाई मेरी मत को नहीं, मेरी मत को नहीं, तो मेरा पेंडा छोड़, मैं जा रहा हूं यहां से। तो बागमल नहीं मानना भाई, बागमल बात करता रहा अकबर से, अकबर को मनाता रहा। अकबर ने देख लिया भाई यू को नहीं मानना है, यू कुछ ना कुछ करवाएगा, ये नहीं मानेगा। तो अकबर ने कहा कि महाराज एक बार मेरे को शुद्ध मन से ख्वाजा साहब के पास जाने दो, उसके बाद मैं आके बात करूंगा कि करना क्या है और करना नहीं क्या है। तो सारी की सारी बातें हम आके करेंगे, वापसी में करेंगे। अब मेरे विचार बड़े शुद्ध हैं, नहा धो के आयो, गंगा स्नान करके आयो, महाराज जाने थे मेरे को, मत लालच दे मेरे को, मीठे लालचों की अब मेरे को जरूरत नहीं है, मैं ख्वाजा साहब के दर्शन के लिए जा रहा हूं। तो बागमल बोला चल ठीक है, नहीं मानता तो तू जा, आराम से शांति प्रिय तरीके से दर्शन कर बाबा साहब के, और फिर वापिस आना, आते वक्त मेरे से मिलना। तो कहा जाता है कि अकबर अजमेर पहुंच जाता है ख्वाजा साहब के दर्शन करने के लिए। वहां पे जैसे ही गया तो सारी बातें बताई कि जी ऐसे ऐसे बात है गुरु जी, अपने रास्ते में अपना बागमल मिल गया और बोला शादी कर ले भाई, मेरी छोरी गल है। तो शादी करने की बात यहां पे आई तो ख्वाजा साहब बुला रहा, इतनी अच्छी बात, बहुत खुशी का मौका, ये तो शादी तेरे को कर लेनी चाहिए। अकबर बोला महाराज कुकर कर लूं बाबा साहब शादी, बोला 1 लाख औरतां गल रेया करदाई, पेंडा छुटा के आता, तू भी कवे शादी कर ले जी, आपने बस की बात को नहीं। फिर ख्वाजा साहब ने समझाया कि बेटा ये तेरे लिए बहुत जरूरी है, तू एक बार सोच के दो देख, वो राजपूत जो हमेशा ही मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं, आज खुद से आगे आ रहे हैं, वो रिश्तेदारी बना रहे हैं, इससे बड़ा मौका तेरे पास और हो ही नहीं सकता। ठीक है कि इससे बड़ा मौका तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे लिए, ये तो आखिरी मौका है भाई मुसलमानों की, राजपूतों की दुश्मनी को समाप्त करने का। तो आप है ना जाओ फटाफट से और क्या कर लो, शादी कर लो, कहीं जो मौका है वो हाथ से ना निकल जाए। अकबर बोला अच्छा महाराज यह बात है यार, मैं तो सोची को नहीं यह बात। बोला फिर ठीक है बाबा साहब, मैं जाऊंगा और जाके क्या कर लूंगा, शादी कर लूंगा। तो अकबर वापसी में आता है भाई, और अकबर वापसी में आया, ख्वाजा साहब से मिलकर बागमल से मिला और कहा कि ठीक है जी मैं आपकी पुत्री से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अकबर ने अपनी एक शर्त रख दी। अकबर ने अपनी एक शर्त रख दी, और शर्त क्या रखी? अकबर बोला मैं शादी तो कर लूंगा तेरी पुत्री से, लेकिन तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरा पुत्र भगवान दास, क्या कहा इसने, तेरा पुत्र भगवान दास है ना जो, ये भगवान दास मुगल दरबार में अपनी सेवाएं देगा। क्या करेगा? मुगल दरबार में, मुगल दरबार में अपनी सेवाएं देगा। अपनी सेवाएं देगा भाई। ये प्रस्ताव रख दिया किसने? अकबर ने। बोला जी मेरे तो यह शर्त है, देखो बोला माननी हो तो। बागमल बोला बस इतनी सी बात है जी। बोला कोई बात नहीं, तू मेरा पुत्र तो छोड़, उसके पुत्र ने भी गले ले जा, एक का गले एक फरी, एक का गले एक फरी वाली स्कीम दे दी। और भगवान दास का पुत्र मान सिंह को भी क्या कर दिया जाता है भाई, दहेज में दे दिया जाता है। मान सिंह को भी क्या कर दिया, दहेज में दे दिया एक तरीके से। तो मान सिंह को भी क्या कर दिया, अकबर को सौंपने का काम करता है कौन? बागमल। अपने पुत्र को तो सौंपा ही सौंपा, साथ में पोते को भी सौंपने का काम किया। लेकिन सर मैंने पढ़ा है कि अकबर की शादी राजकुमारी से नहीं बल्कि बंदी हीर कुंवर से हुई थी। पता नहीं नेहा बेटा आपने कहाँ पे पढ़ लिया, मैं नहीं बता सकता, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, इनकी शादी बहुत सारी लड़कियों से हुई है, अनगणित अनलिमिटेड इनकी शादियां हुई है। आपने कौन से वाली शादी पढ़ी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अकबर की क्या हो जाती है भाई, राजा बागमल की पुत्री और अकबर की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। कब की बात है, शादी होगी जी 1562 में।
1562 के अंदर क्या हो गया, इनकी शादी होगी अकबर की और बागमल की पुत्री की। भाई शादी होने के बाद अकबर कहाँ पे आता है, दिल्ली आता है, अपनी बेगम को लेके आया और बेगम को दिल्ली लेके आने के बाद बेगम से बोला कि महारानी हमारी शादी भी होगी लेकिन मैंने तेरा नाम तो बेरोई को नहीं, तो नाम तो बता, अपना नाम है क्या। तो फिर इसने कहा कि मेरा नाम है जोधाबाई। क्या कहा इसने कि मेरा नाम है जोधाबाई। क्या कहा इसने कि मेरा नाम है जोधाबाई। क्लियर होगी बातें भाई। तो जोधाबाई इसने नाम बताया, अकबर ने सुना, अकबर का हो गया भाई मेरे कौन सा भाई है, बोला भाई कौन सा यूनू तो बता दो, बोला बेबे का भाई है, फलाना का भाई है, दकड़ा का भाई है। तो अकबर बोला ये महारानी नाम छोड़िए, कोई ढंग का नाम रखते हैं आज से तेरा, आज से तेरा नाम क्या है, आज से तेरा नाम है मरियम। आज से क्या नाम है तेरा, आज से तेरा नाम है मरियम। अब मरियम जोधाबाई ने सुना और फीलिंग्स ही बढ़िया को नहीं आई, बोली महाराज यो के मरड़ी मरड़ी नाम रख दियो ते, कोई ढंग को ही रख ले नाम रख, तो सोना बेबी रख ले, कोई ढंग का नाम रख ले, रखना भी था तो यू के मरड़ी मरड़ी नाम लिख दियो तो ना, बोला मेरे तो समझ को नहीं आया हो। तो अकबर बोला ओ सियाणी सुन, तो इसका अर्थ, इसका मीनिंग बहुत गहरा है। बोला अच्छा महाराज जरा समझाइए, फिर समझाने का कष्ट करे, क्या इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग है स्वर्ग की अप्सरा। क्या अर्थ है भाई, स्वर्ग की अप्सरा। भाई इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा। तो जुकर भी जोधाबाई ने सुना इसका अर्थ, और जोधाबाई होगी जमा कति राजी। भाई इतनी राजी होगी, अकबर ने बोली महाराज दिन में 10 बार यू ही नाम गाना है तय, जे एक बार भी कम है ना फिर देख ली तने काटू बुआरियां अगले तोड़ूंगी बोला। तो ये यहां पे कहा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जोधाबाई को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो मरियम की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी भाई, अकबर के द्वारा दी गई थी। सीजीएल के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, मरियम की बात करें, हम मरियम की चर्चा करें तो जोधाबाई को मरियम की उपाधि किसने दी थी, तो ये उपाधि दी थी अकबर ने। सीरियल जोधा अकबर वाली कहानी। हिसार में कहाँ पे रहते हो आप सर, मैं हिसार में 15 सेक्टर में रहता हूं मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है, तो अब यहां पे बात करें, चर्चा करें, तो स्वर्ग की अप्सरा की उपाधि दे दी। अब इन दोनों की शादी हो गई भाई, उपाधियां उपाधियां देगी, बड़े आराम से शांति प्रिय तरीके से रहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद अकबर का दिमाग खराब हो गया। अकबर का क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया। अकबर ने सोचा कि यार तो एक बात समझ में को नहीं आवे, ते शादी कर ली, इतनी जल्दबाजी में सारे काम हो गए, तने तो मौका ही को नहीं मिला इसके बारे में कुछ भी जानने का। तो अकबर का दिमाग हो गया खराब कि यार या तो गलत बात है, इसके बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन तो सारी होनी चाहिए, या पहला के करया कर दी, कड़े पढ़िया कर दी, कड़े लिखा कर दी, कौन सा कॉलेज में जाया कर दी, कौन सा पार्क में जाया कर दी, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अकबर ने क्या किया, जोधाबाई के पीछे गुप्तचर लगा दिए कि जाओ भाई इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी कुंडली निकाल के लेके आओ और कुंडली निकाल के मेरे को बताओ कि सीन क्या है। तो अब जैसे ही पूरी की पूरी कुंडली की बात की गई, तो जो गुप्तचर थे वो अकबर को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अरे बालक तो बहुत आगे होगा, इबे तो कोई उम्मीद ही को नहीं। ठीक है, आते ही दे दी थी, अब दी कब जाती है नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन आते ही दे दी थी। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने क्या कर दी भाई, गलत इंफॉर्मेशन दे दी गुप्तचरों ने कहा कि महाराज तय कड़े शादी कर ली, तू गलत फंस गया। ब्लैस के तो लफड़े गणे चाल्या कर दे, ब्राजिस के तो स्कूल में गणे यार थे, और बिला कॉलेज की बात करा तो पिछला महीना तो यार भाग गई थी, बिला हर रोज बदलिया कर दी, बिला नई नई रखा कर दिया, तो बिला गणा अगला इसका तो यार आना था, बिला जी जम्मा मतलब कोनी काम किया, तो आप गलत फंस गए। तो अकबर ने एक तरफा विश्वास कर लिया किस पे, गुप्तचरों की बात पे, और अकबर ने बिना कुछ सोचे समझे क्या किया, जोधाबाई को घर से निकाल दिया कि जी आप मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं आपको देखना तक पसंद नहीं करता। जोधाबाई ने कहा कि महाराज मेरी बात तो सुन लो, आपको गलतफहमी हो रखी है, ये है वो है। जोधाबाई ने बहुत कोशिश की भाई, यू आदमी कुकरे मानने जे, कुकर बात बने जे,
लेकिन अकबर को नहीं माना तो निकाल दिया। लेकिन बाद में अकबर को सच्चाई का पता चलता है कि ये बेचारी कभी कॉलेज तो गई को नहीं, स्कूल में भी 5वीं तक गई थी। तो जी हाँ, तो बोला बहुत सुद्धी छोरी, बहुत शरीफ छोरी बेचारी, इतनी शरीफ छोरी तो दुनिया में और मानो कोई है ही को नहीं। तो अकबर का फिर धोखा लग गया भाई, अकबर तने फिर गलती कर दी, डंकी बीवी मिली थी वह तने फिर काट दी। तो अकबर का फिर धोखा हुआ भाई। अब अकबर क्या करेगा बेचारा, अब अकबर जोधाबाई को मनाने का प्रयास करेगा। इसके पास गया भाई, हाथ पैर जोड़े, पैर पकड़े कि महारानी माफ कर दे, गलती होगी, चाल उल्टी, तेरे बिना तो मैं पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, या कर लूंगा, वो कर लूंगा, फलाना कर लूंगा, धकड़ा कर लूंगा। तो जोधाबाई बोली महाराज कल मरदा आज मरजे, मरने कोई फर्क को नहीं पड़ता, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो इंसान मेरे पे भरोसा ही को नहीं करे। तो कहने का मतलब है जोधाबाई ने साफ साफ मना कर दिया, जी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसने कर दिया मना। अब सुनो ध्यान से, आगे कहानी क्या बनी भाई, आगे कहानी ये बनेगी, अकबर वहां से आ जाता और इसको वादा करके आता है कि जोधा अब मैं तेरे को बुलाने के लिए नहीं आऊंगा, तू मेरे पास खुद आएगी। तो अकबर क्या करता है फिर भाई, अकबर एक काम करता है, आते ही 1562 के अंदर भाई दास प्रथा को समाप्त कर देता है। 1562 में क्या करता है भाई, दास प्रथा को समाप्त करता है, दास प्रथा को समाप्त कर देता है। और दास प्रथा को समाप्त क्यों किया, याद करो अकबर ने शर्त क्या रखी थी कि भगवान दास और मानसिंह क्या कर रहे हैं, मुगल दरबार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक तरह के वो क्या हैं, दासी तो हैं। कब चली है सर क्लास, क्लास ठीक 2:15 पे स्टार्ट हो गई थी। सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। तो दास प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जोधाबाई के पास मैसेज भेजा, टनक टनक व्हाट्सएप कर दिया, बोला जी गुड मॉर्निंग जी, देखो मैंने आपके लिए दास प्रथा का अंत कर दिया, आपके भाइयों को, आपके भतीजे को आजाद कर दिया, अब तो वापस आ जाओ। जोधाबाई ने सीन करके छोड़ दिया भाई, कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं किया भाई। अकबर ने 1 साल इंतजार किया कि जरूर कोई ना कोई तो रिप्लाई आएगा, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो 1563 में अकबर फिर से एक कार्य करता है, और वो कार्य क्या है भाई, वो कार्य है तीरथ कर समाप्त। क्या करता है भाई, तीरथ कर समाप्त कर देता है। क्या कर दिया, तीरथ कर समाप्त कर दिया 1563 के अंदर। अब जैसे ही तीरथ कर समाप्त हुआ तो फिर जोधाबाई के पास मैसेज छोड़ा, जी अब तो आ जाओ, देखो मैंने एक काम और कर दिया आपके लिए, तीरथ कर को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया भाई। जोधा ने फिर क्या किया, जोधा ने फिर मैसेज देखा, सीन करके छोड़ दिया, कोई रिप्लाई नहीं हुआ। अकबर 1 साल इंतजार करता है, बात नहीं बनी। तो 1564 में 1564 में जजिया कर समाप्त भाई। तो अब फटाफट से बता दो भाई, यहां से फटाफट से बताने का काम करेंगे कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, फटाफट से बताओ। स्पेशली उषा बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। ठीक है सर, ये स्टोरी खत्म करो, ऐसे पूरी हिस्ट्री खत्म कर दे 2 क्लासों के अंदर, फिर बात ही खत्म हो जाएगी। अगर इतने ही बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हैं, इतनी ही चीजें आपको आती हैं, तो मैं एक ही बात कहूंगा बेटा, सेल्फ स्टडी करो, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं तो सिलेबस चलेगा आराम से, प्यार से। ठीक है, किसी बच्चे के अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज नहीं हो सकता। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि भाई हमारे अकॉर्डिंग सर को हम चला लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, XYZ जो चीजें हैं। ठीक है, पहले ही दिन बोला था, जो पढ़ाऊंगा एग्जाम के अंदर आएगा, टाइम से पहले तुम्हारा सिलेबस करवाऊंगा कंप्लीट, ये गारंटी मेरी है। तुम्हारा CET का एग्जाम जनवरी में होगा, तो फरवरी के एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का काम मेरा है। वो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप टेंशन ये लो कि मैं जो करवा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे, बस इतनी सी आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अगर इतना आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि सर फटाफट से जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करवाओ। क्या मैं जो सिलेबस करवा चुका हूं वो बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है?
क्या आपने खुद से उसको तैयार कर लिया है? क्या उसके आपने PYQ लगा लिए, MCQ लगा लिया आपने उसके? अगर ये सब आपने चीजें कर चुके हो तो फिर आप मेरे को कह सकते हो कि सर फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करवा दो। ठीक है, इसलिए बेटा सिलेबस चलेगा आराम से, एक बच्चे के अकॉर्डिंग स्पीड कम ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हजारों एडमिशन है। ठीक है, हजारों एडमिशन है यहाँ पे, और हजारों एडमिशन में कम से कम ये मान के चलो 90 से 95% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कोचिंग ले रहे हैं, आज तक कभी उन्होंने कोचिंग ली नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी कुछ चीज का पता ही नहीं। किसी ने आज तक कोचिंग ही नहीं ली, और आप करते हो कि अब एक बच्चे के लिए मैं उन 90 से 95% बच्चों का लॉस नहीं कर सकता। ठीक है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिनके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनको बैच लेने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आपने बैच लिया तो एक ही चीज सोच के मेरी क्लास में आया करो कि हमें कुछ नहीं आता, आज हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे। नहीं बेटा, मैंने किसी के कहने से कोई टाइम चेंज नहीं किया है। जो टाइम मेरे लिए भी सुटेबल था, आप लोगों के लिए भी सुटेबल था, वो टाइम हमने फिक्स किया है। और दिल्ली का अपना यही, मैं पहली क्लास में मैंने बोला था कि हम टाइम 2 बजे वाला रखेंगे, तो हमने 2 वाला टाइम रखा। ठीक है, एक बार कोचिंग लो, जी जान लगा के कोचिंग लो, प्रॉपर वे से अपने नोट्स बनाओ, गारंटी देता हूं साल भर के अंदर अंदर सिलेक्शन लेके चले जाओगे। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो जी, अपनी मर्जी से पढ़ाओ, हमें समझ में आ रहा है। यस सर, मैं भी 10 साल के बाद स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी होते हैं बेटा। कोई एक बच्चे के हिसाब से हम स्पीड बढ़ा लेंगे तो जो जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको यही नहीं पता कि ये चीजें क्या है, तो उनके लिए तो फिर ये चीजें समाप्त हो जाएगी ना। चलिए अब हम बात करते हैं। तो 3 काम कर दिए अकबर ने, दास प्रथा, तीरथ कर और जजिया कर। काम करता है और जोधाबाई के पास मैसेज कर देता है जी वापिस आ जाओ, लेकिन जोधाबाई नहीं आ रही है। 1564 में जैसे ही जजिया कर ने वापिस वहां पे जजिया कर को समाप्त करके जोधाबाई के पास मैसेज किया, अंजू बेटा पढ़ तो रहा हूं आपका भी मैसेज में, तो जैसे ही जजिया उसके जोधाबाई के पास मैसेज गया तो जोधाबाई ने लिख के भेज दिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो ये यहां पे बोल दिया गया। तो जैसे ही वेरी गुड मॉर्निंग का मैसेज आया तो अकबर राजी हो गया, ही भागोगी जोधा। और 1564 में क्या करती है जोधा, वापिस आ जाती है। और जैसे ही जोधा वापिस आती है तो अकबर दरबार लगाता है और अकबर घोषणा करता है, अब चाहे गलती किसी की भी हो लेकिन जोधा की नहीं होगी। क्या कहा, अब चाहे गलती किसी की भी हो पर जोधा की नहीं होगी। तो जोधा बाई क्या करती है भाई, वापिस आ जाती है। ठीक है भाई, क्लियर होगी बातें। तो अब यहां से क्वेश्चन बनाएंगे, जोधाबाई हमेशा अकबर के साथ रहती है, तो यहां से एक क्वेश्चन 100% आता है, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें, यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा प्रशासनिक कार्यों से। अकबर ने 1567 में फिर क्या किया, अकबर ने 1567 के अंदर किया था भाई, किसका काम शुरू किया, मनसबदारी प्रथा शुरू की। क्या की, मनसबदारी प्रथा भाई। क्या शुरू की अकबर ने, मनसबदारी प्रथा शुरू कर दी। मनसबदारी प्रथा क्या होती है, घोड़ों का मालिक बना देना भाई। क्या करना, घोड़ों का मालिक बना देना, घोड़ों का मालिक बना देना भाई, ये होती है मनसबदारी प्रथा भाई। उसके बाद फिर हम बात करें, चर्चा करें, आगे बढ़ाएं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, आप देखिए क्वेश्चन निकाल लो भाई, सबसे बड़ा मनसबदार किसके पास है, बताओ फटाफट से। सबसे बड़ा मनसबदार किसके पास था, सबसे बड़ा मनसबदार किसके पास था, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा जो मनसबदार है वो है अजीज कोका के पास। किसके पास भाई, अजीज कोका के पास क्या है, सबसे बड़ा मनसबदार है। और कितने घोड़ों का मनसबदार था इसके पास, 7000 घोड़ों का भाई। कितने घोड़ों का, 7000 घोड़ों का मनसबदार था। जजिया कर क्या होता है सर, जजिया कर लगता है गैर मुसलमानों पर।
ठीक है, गैर मुसलमानों पर लगता है जजिया कर। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा दूसरा सबसे बड़ा मनसबदार भाई, दूसरा सबसे बड़ा मनसबदार भाई, दूसरा सबसे बड़ा मनसबदार किसके पास था सर? दूसरा सबसे बड़ा जो मनसबदार है वो है मान सिंह के पास। किसके पास है भाई? मान सिंह के पास है। सबसे बड़ा मनसबदार की बात की जाए अजीज कोका, दूसरा सबसे बड़ा मनसबदार की बात की जाए मान सिंह। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा मनसबदार किसके पास है? अजीज कोका ऑप्शन में नहीं है तो मान सिंह ऑप्शन में मिलेगा। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिंदुओं में सबसे बड़ा मनसबदार मान सिंह के पास है, राजपूतों में सबसे बड़ा मनसबदार जाजी इसके मान सिंह के पास है। यानी कि सबसे बड़े मनसबदार की बात की जाए अजीज कोका ऑप्शन में नहीं है तो हर जगह आप टिक क्या करेंगे? मान सिंह करेंगे भाई। अजीज कोका कौन हुआ करता था? अजीज कोका अकबर का सेनापति हुआ करता था भाई, मुख्य सेनापति। दो सबसे मुख्य सेनापति हुआ करते थे अकबर के, एक मान सिंह हुआ करता था, एक हुआ करता था अजीज कोका। जजिया कर क्या होता है सर? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जजिया कर वो कर है जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 के अंदर पहली दफा भारत में लगाया गया था, और जजिया कर लिया जाता है गैर मुसलमानों से। उस समय हिंदुओं को ऑफर दिया गया था, मुसलमानों को छोड़कर सबको कहा था कि भाई आप लोग या तो हमें टैक्स पे कर दो, और जो टैक्स पे नहीं कर सकते वो क्या करो? अपना इस्लाम धर्म को कबूल कर लो। ठीक है, तो उनको क्या करवाया था? इस्लाम धर्म कबूल करवाया था। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो प्रशासनिक कार्यों में बात की जाए 1562 में दास प्रथा, 63 के अंदर तीर्थकर, 1564 में जजिया कर, 1567 के अंदर मनसबदारी प्रथा। अब हम बात करें, चर्चा करें, अकबर फिर परेशान हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, जोधाबाई वापिस आ गई थी, बहुत खुश था, मनसबदारी प्रथा का काम शुरू कर दिया। अकबर बहुत खुश हुआ था, खुशी खुशी रहता था। लेकिन अकबर की फिर टेंशन बढ़ गई भाई, अकबर की फिर से टेंशन बढ़ गई। टेंशन कैसे बढ़ गई? बात आ गई 1568 की भाई, 1568 की बात आ गई। अकबर के कोई भी संतान नहीं है भाई, अकबर के कोई भी संतान नहीं हुई। जोधाबाई से 62 के अंदर शादी हुई थी। कब हुई थी जोधाबाई से शादी? 1562 में। बात कब की है? 1568 की है भाई, 1568 की है। 6 साल निकल गए, कोई संतान नहीं है। मानसिंह के पास भी 7000 घोड़े थे, मानसिंह के पास भी 7000 घोड़े थे, लेकिन बस फर्क यह था कि यह राजपूत था, या कह लो ये हिंदू था, ये मुसलमान था। ठीक है, इसलिए इसको मुसलमान था इसलिए बड़ा माना जाता है। तो यहां पे संतान नहीं हुई, अकबर के फिर टेंशन होगी भाई, या तो कोई बात बनी। अकबर के टेंशन हो जाती है तो 1568 के अंदर अकबर कहां पे जाता है? 1568 में अकबर जाता है फतेहपुर सीकरी। कहां पे गया अकबर? अकबर गया मेरा प्यारा बुच्चा फतेहपुर सीकरी में जाता है भाई। कहां पे गया? फतेहपुर सीकरी के अंदर जाता है अकबर। कब? 1568 के अंदर भाई। से इस फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन थे? यहां पे बैठे हुए थे शेख सलीम चिश्ती। कौन थे भाई? शेख सलीम चिश्ती बैठे हुए थे। तो इनके पास गया, इनको सारी बात बताई कि महाराज 1562 में शादी हुई थी, 68 की बात आ गई, 6 साल हो गए, और है ना कोई सिस्टम ही को नहीं, शादी वादी तो होगी लेकिन संतान वगैरह की कोई उम्मीद ही नहीं लग रही, तो हम क्या करें, किसके पास जाएं, कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो शेख सलीम चिश्ती आशीर्वाद देता है अकबर को कि बेटा जा तेरा भला हो, और अकबर का क्या हो जाता है? भला हो जाता है। नोट्स तो बना रही हूँ सर, बट रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता, कैसे मैनेज करूं सर? सिटी क्वालिफाई करना है, प्लीज टेल मी गुरुजी। बेटा रिवाइज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे पास मैसेज कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे से जितनी हेल्प होगी मेरे प्यारे से बच्चों के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, मेरे से जितना बन पाएगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करवा देंगे, लेकिन आप लोग बस मेहनत कर लो,
जितना करवाया जाए इतना कर लो, मेहनत कर लो बस, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से 1569 के अंदर, 1569 के अंदर अकबर के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम क्या रखा जाता है? उस बच्चे का नाम रखा जाता है सलीम भाई, ठीक है। यही सलीम जो आगे चलकर क्या करता है? जहांगीर के नाम से गद्दी पे बैठता है। तो आप कहोगे सर इसका नाम सलीम क्यों रखा गया? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ पुत्र, इस कारण से इसका नाम क्या रख दिया गया? सलीम रख दिया गया था भाई। क्लियर होगी बातें यहां तक? तो सलीम का जन्म हो गया। उसके बाद फिर हम बात करें 1570 में अकबर क्या करता है? फतेहपुर सीकरी का निर्माण भाई, किसका निर्माण करता है? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया 1570 के अंदर भाई, और फिर इसको क्या करता है? अपनी राजधानी बना लेता है। फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया गया भाई? अब राजधानी यहां पे बनाया गया। तो आगरा से राजधानी कहां पे ले आया? ये फतेहपुर सीकरी के अंदर ले आया। क्लियर? फतेहपुर सीकरी कहां पे है? फतेहपुर सीकरी पड़ती है यूपी के अंदर। कहां पे पड़ती है? यूपी के अंदर पड़ती है। तो फतेहपुर सीकरी को क्या बनाने का काम किया इसने? राजधानी बनाने का काम यहां पे किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस मुगल शासक ने सबसे ज्यादा राजधानियां परिवर्तन की थी? तो अकबर ने ही की थी भाई। अकबर ने ही क्या की थी? सबसे ज्यादा राजधानियों को परिवर्तन करने का जो काम किया था वो अकबर के द्वारा ही किया गया था भाई। उसके बाद फिर हम बात करें, चर्चा करें 1575 भाई। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं 1575 की। 1575 की बात करें, अकबर ने क्या किया? इबादत खाना खोल दिया भाई। क्या किया? इबादत खाना खोल दिया। सर ये इबादत खाना क्या है? एक बार बताओगे जरा थोड़ा सा हमें, बताओ फटाफट से, क्या भाई ये इबादत खाना? क्या है इबादत खाना? फटाफट से बताओ भाई। बताओ फटाफट से। इबादत खाना के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इबादत खाना हुआ करता था जहां पे अकबर क्या करता था? धर्म की जानकारी प्राप्त करता था भाई। कौन से धर्म की? इस्लाम धर्म की जानकारी प्राप्त करता था। इस्लाम धर्म की जानकारी प्राप्त करता था भाई। क्या करता था? इस्लाम धर्म की जानकारी क्या करता था? ये प्राप्त करता था, जिनमें पढ़ाई कराई जाती थी। ठीक है, तो इस्लाम धर्म की जानकारी यहाँ पे प्राप्त करता था अकबर। अब हुआ क्या? 1575 के अंदर जब इसको ओपन किया गया तो उस समय क्या हुआ? इसके अंदर सिर्फ इस्लाम धर्म की ही जानकारी ली जाती थी। तो ये जो इस्लाम धर्म की जानकारी देते थे मौलवी वगैरह, ये क्या करते? अकबर को परेशान करते। अकबर के सामने दूसरे धर्मों की क्या करते? बुराई करते रहते। अकबर को कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फिर अकबर क्या करता है भाई? फिर अकबर फैसला करता है 1578 में, 1578 में इस इबादत खाने को क्या कर देता है? सर्वधर्म के लिए खोल देता है के लिए खोल देता है। ठीक है, क्या करता है भाई? सर्वधर्म के लिए इसको क्या कर देता है? खोल देता है। ठीक है, तो सभी धर्मों के लिए क्या कर दिया इसको?
ओपन कर दिया। अब सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया तो सभी धर्मों के व्यक्ति आएंगे, तो इसके अंदर जैन धर्म के दो प्रमुख व्यक्ति आते थे भाई। सभी धर्मों के लोग आते थे, लेकिन आपके काम के सिर्फ जैन धर्म वाले हैं। नाम क्या है? नाम है हरि विजय सूरी। क्या नाम है? हरि विजय सूरी भाई। क्या नाम है इसकी? बात की जाए, इसकी हम चर्चा करें। हरि विजय सूरी भाई। तो इसकी अगर हम बात करें, इसकी हम क्या करें भाई? चर्चा करें। तो हरि विजय सूरी यहां पे आते थे, जैन धर्म को मानने थे, बिल्कुल सीधे साधे बंदे, कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, सबकी अच्छी अच्छी बातें करते। तो अकबर के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल व्यक्ति कौन थे? हरि विजय सूरी। सबसे ज्यादा जो अकबर रिस्पेक्ट करता था किसी की, तो वो कौन थे? हरि विजय सूरी था। इनके बारे में कहता था कि ये बहुत ग्रेट बंदे हैं, ये किसी की चर्चा नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, इनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, बहुत सभ्य तरीके से रहते हैं। तो इनकी सबसे ज्यादा क्या किया करता था? इज्जत किया करता था हरि विजय सूरी की। उसके बाद इस इबादत खाना को 1582 में क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है भाई। 1582 में क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनता है, इबादत खाना कब खुला? 1575 में। शुरुआती दौर में किसकी जानकारी? इस्लाम धर्म की। फिर सोचा आगे बढ़ाते हैं चीजों को, और इसने क्या करना स्टार्ट किया? 1578 में सर्व धर्म के लिए खोल दिया, सभी धर्मों के लोगों को बुलाया। जैन धर्म के दो भाई हरि विजय सूरी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल बंदे थे, किसी धर्म की बुराई नहीं करते थे, अकबर को बहुत अच्छे लगे। अकबर अगर किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था तो वो किसकी करता था? हरि विजय सूरी की ये करता था। क्लियर होगी बातें यहां तक? यहां तक क्लियर है तो बताओ फटाफट से, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम बात करेंगे 1579 की। किसकी बात करेंगे भाई? 1579 की हम बात करेंगे। मजहरनामा। किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे मजहरनामा की, ठीक है। इस मजहरनामा की हम बात करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो मजहरनामा क्या था भाई? ये था एक माफीनामा। माफी नामा। अकबर कहता है, अकबर का कहना था कि अगर मेरे साम्राज्य में कोई बंदा, मेरे साम्राज्य में अगर कोई बंदा गलती करता है, मेरे को पता चलने से पहले वो अगर मेरे से आके माफी मांग लेगा तो मैं उसकी एक गलती को क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा। हरि और विजय दोनों अलग अलग थे भाई, ठीक है। क्या कहता है ये कि मेरे को पता चलने से पहले कोई व्यक्ति मेरे साम्राज्य में गलती करेगा और गलती पता चलने से पहले अगर वो मेरे से माफी मांग लेगा ना के को, तो मैं उसकी एक गलती को माफ कर दूंगा। ये बात थी किसके अंदर? मजहरनामा के अंदर। 1580 के अंदर क्या हुआ? दहसाला प्रणाली की शुरुआत हुई थी भाई। 1580 में क्या हुआ? दहसाला प्रणाली। कौन सी प्रणाली थी भाई? दहसाला प्रणाली। आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित है जी दहसाला प्रणाली? बताओ फटाफट से, कमेंट करके बता दो भाई, दहसाला प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसकी अगर हम बात करें, चर्चा करें, दहसाला जो प्रणाली है ये किससे संबंधित है भाई? भूमि से संबंधित। भूमि से संबंधित है भाई, ठीक है। इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? किसने तैयार की थी भाई? इसकी जो रूपरेखा थी वो किसने तैयार की थी? टोडरमल ने तैयार की थी भाई। किसने की थी? टोडरमल ने। सन सही है सर ये? हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है। तो टोडरमल ने इसकी शुरुआत की थी भाई। आपसे पूछा जाता है टोडरमल
अकबर से पहले किसके दरबार में था? अकबर से पहले किसके दरबार में था? किसके दरबार में था भाई? तो अकबर से पहले था ये शेरशाह सूरी के दरबार में। किसके दरबार में था भाई? शेरशाह सूरी के दरबार में था। क्लियर होगी बातें यहां तक? तो दो काम अब कर दिए भाई। 1579 के अंदर मजरनामा, कहा कि भाई जो कोई व्यक्ति गलती कर लेता है, अगर मेरे को पता चलने से पहले वो अगर मेरे से माफी मांग लेगा आके, तो मैं उसकी एक गलती को माफ कर दूंगा। 1580 में दहसाला प्रणाली भूमि से संबंधित था, जमीन से संबंधित था। टोडरमल ने रूपरेखा तैयार की थी। टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह सूरी के यहाँ क्या करता था? ये काम किया करता था। ठीक है काजल बेटा, आपको कौन से में डाउट है एक बार मेरे से ये क्लियर कर लीजिए भाई। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे लेके चलेंगे। 1582 में किसकी शुरुआत होती है? 1582 में दीन ए इलाही की शुरुआत होती है। पंद्रह सौ बयासी में दीन ए इलाही की शुरुआत होती है। ठीक है, एकमात्र हिंदू इसको मानने वाला, एकमात्र हिंदू इसको मानने वाला वो कौन था भाई? बिरबल था। कौन था? बिरबल था। बिरबल का वास्तविक नाम क्या था भाई? महेश दास। वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। ठीक है, 79 भाई, 79 आएगा। ठीक है वर्षा बेटा, 79 आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 1583 भाई, इलाही संवत, इलाही संवत की शुरुआत होती है। कैलेंडर जारी किया जाता है, वो कौन सा है? वो है इलाही संवत भाई। क्लियर होगी बातें यहां तक? इबादत खाना 1582 में भाई। हाँ प्रीति बेटा, उसी साल सब कुछ हो गया भाई, उसी साल सब कुछ हो गया था। ठीक है, बताओ फटाफट से, अब आगे बढ़ाते हैं भाई। दीन इलाही एक नया धर्म बना दिया भाई, एक नया धर्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिख लो भाई, ऐड कर लो एक लाइन और। मजरनामा की रूपरेखा किसने स्टार्ट की थी? शेख मुबारक ने। शेख मुबारक का सुझाव था ये। शेख मुबारक ने क्या दी थी भाई? ये टिप्पणी की थी इस पे। ठीक है, यहां तक अब किसी को कुछ भी पूछना है तो एक बार फटाफट से पूछ सकते हो भाई। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन 100% आएगा। प्रशासनिक कार्य कंप्लीट हो गए अकबर के, उसके बाद सैन्य अभियान चलाएंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आपका भवन निर्माण कार्य। ठीक है भाई, फटाफट से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। सर इबादत खाने को बंद कब हुआ था? 1582 में बंद हुआ था भाई। ठीक है, 1582 के अंदर ये बंद हुआ था। 1583 है बेटा, 1583। ठीक है, 1583
83 आएगा बेटा। सिंगल तारीख की टेंशन ना लो, सिंगल तारीख इधर उधर नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तारीखें गलत होना इम्पॉसिबल है, टेंशन ना लो किसी प्रकार की। प्रियंका तनवर नहीं बेटा, मेरे 2 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी, और मैं आपको हिस्ट्री करवाऊंगा, ठीक है। हाँ क्लास कंप्लीट होगी, डाउट है तो पूछ लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। और जो अभी तक हाँ आज की क्लास कंप्लीट होगी भाई, कल ही बैच लिया है भाई। इलाही संवत कब शुरू हुआ था? 1583 के अंदर हुआ था भाई, 1583, ठीक है। इलाही संवत ग्रुप में ऐड होना है तो भाई इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। हाँ बिल्कुल आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी, किसने कहा नहीं आएगी, आएगी, ठीक है। ठीक है चलिए फिर सेशन को यहीं पे विराम देते हैं भाई। हाँ मंडे को क्लास होगी भाई, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। फिर आप ग्रुप में बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज करते हो, ठीक है। तो मंडे को क्लास होगी, अब संडे को क्लास नहीं होगी। हाँ अंजलि बेटा बिल्कुल, सारे के सारे बच्चे मिठाई खिलाने जरूर आना भाई। सर मैंने पहले ही बैच लिया है, ऐसे ही करवाते रहो। सलीमा बेगम बैरम खां की पत्नी हुआ करती थी, जहांगीर ने, उसने अकबर ने शादी कर ली थी भाई। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा था, ठीक है। सलीम, अच्छा सलीम है, सलीम नाम रखा गया था बचपन का, और यही सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से सिंहासन पर बैठेगा। कितने नंबर की आएगी? 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। सपना पहले बैच लिया है आपसे, आप ऐसे ही करवाते हो, यू आर ग्रेट गुरुजी, थैंक्स सर जी, ठीक है। और ईमानदारी से बताओ, स्पीड का तो कोई इश्यू नहीं आ रहा ना? कोई बच्चा कह रहा हो स्पीड बहुत ज्यादा है, नहीं मंडे को होगी भाई, मंडे को क्लास लेंगे। क्यों नहीं है मंडे को क्लास, बताओ? एसएससी गणना चक्कर ले लो, प्रीवियस ईयर कराओ। मेवात से मिठाई लेके आओगे? बिल्कुल भाई, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, ठीक है। अच्छा मोहम्मद आदिल, बिल्कुल लेके आना भाई। रुकैया बेगम पहली शादी थी अकबर की, ठीक है। यू आर बेस्ट टीचर। महेश दास, बिरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बहुत अच्छा कंटेंट देते हो। नहीं सर मस्त पढ़ा रहे हो आप सर, हिस्ट्री कितने नंबर की आएगी? 3 से 4 क्वेश्चन आएगी। यू आर बेस्ट टीचर, अजय सर की क्लास है मंडे को। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा, ठीक है। वो आप लोग बता देना, अगर लेनी है तो ले लेंगे, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो फिर अभी सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, जैसा भी होगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी ही अगली क्लास में, ठीक है।